जैन साथियों, आज है 19 फरवरी का दिन और आज के वीडियो में हम टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कारण आप सभी लोगों को पता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों ने डोनेशन दिया है और उन्होंने हेल्प की मेरी मेरी जो है कि सर आप क्लासेस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमारा आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके करंट अफेयर के बिना सफलता संभव नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों ने हेल्प की है और अब तक लगभग 10 बच्चों ने जो है डोनेशन दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे क्लासेस कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बिहार पीसीएस मेंस लगा हुआ है और बहुत सारी और भी एग्जामिनेशंस लगे हुए हैं, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के और अन्य राज्यों के। तो चलिए जो है इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, क्लासेस आपकी बंद नहीं होंगी, क्योंकि बच्चों ने डोनेशन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब तक 6,500 का डोनेशन मिल चुका है लगभग 10 बच्चों के माध्यम से। तो आप भी डोनेट कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी अमाउंट आप चाहते हो। देखिए, यहाँ पे मेरा जो है बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये आईएफएससी कोड है और यहाँ पे मेरा यूपीआई नंबर है, ठीक है। तो आप इस पे डोनेशन देके इस चैनल को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है, ठीक है। तो डोनेशन वाला काम कर दीजिएगा और अब हम क्लासेस को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए, अभी हाल ही में जो आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है, इनको बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और सबसे खास बात, देखिए बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, वहाँ पर निर्विरोध जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया। देखिए, इन्होंने इस पद पर मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लिया है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका फिजी में आयोजित किया गया और इसका जो आयोजन का तिथि रहा ये रहा 15 से 17 फरवरी। और इसका जो आयोजन है ये देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में जो है 15 से 17 फरवरी के बीच में किया गया। और देखिए, आपको बता दें कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था इसके लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के तौर पर जो है काम कर रहा है भारत का। और सबसे खास बात, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका विषय 2023 के लिए है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी कि हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और देखिए, आपको एक खास बात बताना चाहते हूँ कि देखिए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, इसका जो आयोजन है ये जो है महाराष्ट्र के नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 को किया गया था। तो इसके बाद जो है समय समय पर जो है विभिन्न जगहों पर आयोजन होता रहा है। तो याद रखिएगा, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में 10 से 12 फरवरी 1975 को किया गया था। और अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका जो आयोजन है, याद रखिएगा, ये आपका फिजी के नांदी नामक एक प्लेस में किया गया था 15 से 17 फरवरी के बीच में। और इसका थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इतनी चीज़ें याद रखिए, आपके 3-4 प्रश्न एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता है ये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित सौदों के अतिरिक्त है। और इसके तहत सिंगापुर और उत्तर प्रदेश की सरकारें शहरी विकास, सतत विकास, उद्योग और कौशल विकास सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग करेंगी। और देखिए, खास बात और देखिए, लखनऊ में अभी हाल ही में 10 से 12 फरवरी तक जो है आयोजित किया गया जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, इसमें सिंगापुर की 21 कंपनियों और 58 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। और लेकिन ये समझौते के बारे में याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया था। और चौथा प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये कहाँ पर आयोजित होगी। तो देखिए, इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा और इसका जो आयोजन है ये 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक यानी कि कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है
ये 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। और देखिए इस बैठक का दृष्टिकोण सांस्कृतिक धरोहरों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। और देखिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव जो हैं गोविंद मोहन, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में बताया कि संस्कृति कार्य समूह विभिन्न विषयों पर 4 बैठकों का आयोजन करेगा। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि संस्कृति और रचनात्मक उद्योग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% और सभी वैश्विक रोजगार में 6.2% का जो है योगदान देता है। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जितने भी आयोजन हो रहे हैं, कोई भी विशेष कार्यक्रम है, उसका आयोजन स्थल क्या रहा, वो किस तिथि तक, मतलब कब से कब तक आयोजित किया गया और कहाँ पर किया गया, ये 3 चीज़ जो है आप एक पेज पे नोट करते रहिए। एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी मिलेगी। 5वां प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए भी हाल ही में सानिया मिर्जा को जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। देखिए भारत की जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं, इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अभी हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग, यानी कि जो महिला प्रीमियर लीग आयोजित होने वाली है, उसके लिए अपना मेंटर यानी कि एक तरीके से मोटिवेटर बनाया है, ठीक है। देखिए सानिया मिर्जा ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम जीता था और लगभग ये टेनिस को अलविदा भी करने वाली है। और देखिए 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WTA टाइटल जीत चुकी हैं सानिया मिर्जा अब तक। और इन्होंने बताया कि RCB यानी कि जो आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम है महिलाओं का, तो इसमें जो है ये मेंटर के रूप में शामिल होने के लिए जो है बहुत खुश है। और देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपके 3 प्रश्न और तैयार होंगे। देखिए जो पहला महिला प्रीमियर लीग है, ये आपका 4 मार्च 2023 से शुरू होगा। और कहाँ पर शुरू होगा, देखिए इसका जो पहला मैच है ये मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। और एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि जो महिला प्रीमियर लीग था, तो इसका जो पहला मैच था ये किन 2 टीमों के बीच में खेला गया। तो कहाँ पर खेला जाएगा, ये मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में, और ये खेला जाएगा गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे, ठीक है। यानी कि कब, कहाँ और किन के बीच में, ये 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना में स्वार्म ड्रोन सिस्टम को शामिल किया गया। इस ड्रोन का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। तो देखिए इस स्टार्टअप का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, और ये स्टार्टअप कंपनी आपकी बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा कि बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। इसने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। और इन स्वार्म ड्रोन का उपयोग कहाँ पे होगा, देखिए इनका उपयोग हाई एल्टीट्यूड एरिया में निगरानी के लिए किया जाएगा। जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है ये दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो देखिए एयर इंडिया ने भी हाल ही में जानकारी दी है कि ये अमेरिका की एक विमान निर्माता कंपनी है बोइंग, इसके साथ जो है इसने 220 विमान खरीदने के लिए एक डील किया है। और ये डील कुल जो है $34 बिलियन की है, ठीक है। और इस डील के तहत 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777 9S वाई बॉडी एयरक्राफ्ट और 190 बोइंग 737 मैक्स सिंगल आइजल एयरक्राफ्ट की जो है खरीद को मंजूरी दी गई है। और देखिए बोइंग कंपनी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी स्थापना विलियम ई बोइंग द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में ये डील हुआ है, ठीक है, तो इस डील से पहले एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ भी एक डील किया था। और ये डील कुल 250 विमान के साथ खरीद के लिए जो है डील हुई थी। यानी कि एयर इंडिया ने जो है अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ हाल ही में 220 विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है। और इसके पहले फ्रांस की एक कंपनी है एयरबस, इसके साथ कुल 250 विमान खरीदने के लिए एक डील की थी। और 8वां है कि 2021-22 में शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब एक तरीके से उच्चतम भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है, ठीक है। तो इस बार लियोनेल मेसी बन गए हैं 2021-22 के वित्तीय वर्ष में शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले दुनिया के एथलीट। यानी कि सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, लियोनेल मेसी हैं, ठीक है। 21-22 के वित्तीय वर्ष में देखिए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो है 2021-22 में
कुल 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दुनिया के एथलीट हैं। और इस सूची में दूसरे स्थान पर लॉस एंजल्स लेकर्स पावर फॉरवर्ड लेब्रोन जेम्स हैं, जो कि 121.2 मिलियन डॉलर कमाते हैं। और देखिए तीसरा और चौथा स्थान फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर का है, जिन्होंने क्रमशः कुल 115 मिलियन डॉलर और 95 मिलियन डॉलर कमाए। और नवा की हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में जस्टिस नोंग मी कापम कोटेश्वर सिंह ने जो है शपथ ली। यानी कि कह सकते हैं हम कि नोंग मी कापम कोटेश्वर सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। और देखिए खास बात, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। देखिए जो आपके न्यायमूर्ति नोंग मी कापम कोटेश्वर सिंह हैं, तो ये जो है इससे पहले मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये दो दो बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा जस्टिस नोंग मी कापम कोटेश्वर सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और 10वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? तो देखिए विश्व बैंक के चीफ हैं डेविड मलपास, और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करूंगा। देखिए जो आपके डेविड मलपास हैं ये 2019 में विश्व बैंक के प्रमुख जो है बने थे। और इससे पहले इन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव के रूप में काम किया था। तो ये इनके बारे में पूर्व जानकारी है। अभी फिलहाल याद रखिए कि विश्व बैंक के जो चीफ थे डेविड मलपास, ये अपना 5 सालों का कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे और जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। 11वां की T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक भारत की बेटी हैं दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा जो है ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं, यानी कि महिला गेंदबाज बन गई हैं, ठीक है। देखिए भारतीय महिला टीम की जो ऑलराउंडर हैं दीप्ति शर्मा, इन्होंने इतिहास रचते हुए अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज जो है बनने का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। यानी कि अब तक किसी भी फीमेल इंडियन क्रिकेटर ने 100 विकेट नहीं लिए हैं। 12वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए केंद्र सरकार के द्वारा? तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया और इसके लिए इसने कुल 4,800 करोड़ रुपए, यानी कि 4800 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए। देखिए उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया हाल ही में। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों का विकास करना और सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और देखिए केंद्रीय प्रायोजित इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ हाल ही में मंजूरी दी गई है। और देखिए कुल आवंटन में से कुल 2500 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल जो है, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट 4800 करोड़ रुपए का है, इसमें से 2500 करोड़ रुपए का जो फंड होगा इसे इसका इस्तेमाल जो है सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था। और देखिए पीएम मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में इस जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था हाल ही में। और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और अन्य लोग उपस्थित थे। और देखिए ये जो जन जागरूकता अभियान है, इसका नाम है जल जन अभियान। इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग जो है ये पूरे भारत में भ्रमण करेंगे और 5000 से अधिक जल निकायों के संरक्षण और नए जल निकायों के निर्माण के लिए 8 महीने तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन जिसका नाम सूरज है इसका अनावरण किया? तो देखिए भारत के एक टेक स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जो है
एरो इंडिया 2023 शो में अभी हाल ही में सौर संचालित ड्रोन जिसका नाम सूरज है इसका अनावरण किया था। तो ये सौर संचालित यानी कि सोलर सिस्टम से ये चार्ज होकर चलेगा। कौन? सूरज नाम का ड्रोन है। देखिए डीआरडीओ के जो पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इन्होंने इस ड्रोन का अनावरण अभी हाल ही में किया था। कहाँ पर? एरो इंडिया 2023 शो में। और ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड वाला आईएसआर ड्रोन है जिसे विशेष रूप से निगरानी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये ड्रोन जो है इस ड्रोन के जे आकार वाले पंख सौर ऊर्जा से चलने वाले सेल से लैस हैं। और 15वां कि भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम लेक्सी है। तो लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि लेक्सी जो है ये क्या है? भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। और इस लेक्सी नाम के जो है चैटबॉट को वेलोसिटी नाम की एक जो है कंपनी है इसने लॉन्च किया हाल ही में। देखिए लेक्सी को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है और इसे चैट जीपीटी का मतलब भारतीय संस्करण माना जा रहा है। और वेलोसिटी जो है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी को अपने मौजूदा एनालिटिक्स टूल जिसका नाम वेलोसिटी इंसाइट्स है इसके साथ एकीकृत किया है। और सबसे खास बात, चैटबॉट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे चैटबॉट होता क्या है। तो देखिए चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि यूज़र के सवालों को समझने और उसका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करता है। क्योंकि देखिए अभी पिछले कई दिनों से हम जो है चैटबॉट के बारे में बात कर रहे हैं कि गूगल ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया, किस कंपनी ने और किया। तो अभी यहाँ पे एक और चैटबॉट वेलोसिटी नाम की एक भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है और इसका नाम लेक्सी है। और ये भारत का पहला चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। 16वां कि हाल ही में किसने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए चेतन शर्मा ने अभी हाल ही में जो है भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और इनके बारे में बात करें तो देखिए एक स्टिंग ऑपरेशन अभी हाल ही में चला गया था, एक अंडर कवर टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो है इन पर जोर दिया गया कि भैया तुम अच्छे आदमी नहीं हो, अपना पद जो है छोड़ दो। तो देखिए चेतन शर्मा की बात करें तो ये जनवरी 2023 में दोबारा चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। और चेतन शर्मा पहली बार दिसंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए यहाँ पे एक फोकस ये कीजिएगा कि देखिए भारत को चुना गया किसके लिए? 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। किस चीज़ के 62वें सत्र? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछा थी, कौन सा क्रम कहाँ पे किसको। ठीक है, और देखिए ये फैसला सामाजिक विकास आयोग की जो 13वीं पूर्ण बैठक हुई थी तो उसके 61वें सत्र में जो है लिया गया कि भारत को बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र का अध्यक्ष। ठीक है, और देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, इन्होंने भारत की ओर से आभार व्यक्त किया कि भाई हमको आपने जो है अध्यक्ष बना दिया, मुझे बहुत फीलिंग अच्छी हो रही है, मेरे देश के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो रुचिरा कंबोज कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका और तैयार हो गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि कौन है तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। और देखिए जो ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का जो 61वां सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कतर की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी ने किया था। और देखिए खास बताओ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? देखिए एक और चैटबॉट आ गया, आजकल बहुत सारे चैटबॉट लॉन्च हो रहे हैं। तो देखिए अभी हाल ही में आधार मित्र नाम का एक जो है चैटबॉट लॉन्च किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। और इसको लॉन्च किया है UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने।
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जो चैटबॉट है जिसका नाम क्या है आधार मित्र, इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति जो है ये आधार नामांकन की स्थिति यानी कि आपने नॉमिनेशन अगर कराया है तो आप जो है अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं और आधार का पीवीसी कार्ड का स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो प्लास्टिक वाला जो नहीं आधार कार्ड आ रहा है तो उसकी स्थिति आप ट्रैक कर सकते हैं और नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है आधार के लिए नामांकन हो रहा है। और देखिए आधार मित्र जो है ये त्वरित और स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करेगा। और देखिए वर्तमान में ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। और 19वां की हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है? तो देखिए जो आपके भारतीय मूल के नील मोहन हैं इनको यूट्यूब का नया सीईओ बना दिया गया है। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए जितनी अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं उसमें भारतीय लोग ही उसको चला रहे हैं और उसको जो है ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत में वैसे भी जो कंपनियां हैं वो भारतीय टैलेंट को पहचान नहीं पाती हैं, जिसका विदेशी कंपनियां पूरा यूज़ करके और खूब पैसा बना रही हैं। ठीक है, देखिए बात करें अगर नील मोहन की तो नील मोहन ने इस पद पर सुसान वोजिकी का स्थान लिया है। यानी कि यूट्यूब के सीईओ के पद पर जो है नील मोहन ने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है। और देखिए इससे पहले जो आपके नील मोहन हैं ये यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। और जो आपके नील मोहन हैं ये वर्ष 2008 में गूगल से जुड़े थे और इन्हें वर्ष 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया था। और इन्होंने यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस, यूट्यूब प्रीमियम और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस और यूट्यूब किड्स जैसे प्रमुख प्रोडक्ट के लॉन्च में अहम भूमिका निभाई थी। और 20वां प्रश्न की हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए जो आपके चेतेश्वर पुजारा हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में ये उपलब्धि हासिल की। और चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो इन्होंने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में जो है डेब्यू किया था। और 21वां प्रश्न है कि किसे जो है भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार को भारतीय सेना का उप प्रमुख जो है अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ में कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं। अगर प्रश्न के रूप में बनाते हैं हम तो 2-3 प्रश्न आपके और तैयार हो जाए। तो खैर हमें प्रश्नों की संख्या बढ़ानी नहीं है क्योंकि आज 25 प्रश्न आपके ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बोझिल लगने लगेगा, तो ध्यान सुनिए। देखिए अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार को नए थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू को जो है दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और 14 कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता को जो है उधमपुर मुख्यालय उत्तरी कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन तीनों नियुक्तियों के बारे में याद रखिएगा। 22वां प्रश्न की हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसको आप AICTE कहते हैं, तो इसने जो है किसके साथ मिलकर अभी हाल ही में साइबर खतरों से निपटने और प्रभावकारी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन जिसका नाम है कवच 2023 इसका शुभारंभ किया। तो देखिए AICTE ने जो है इस पहल को यानी कवच 2023 नाम के राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन को शुरू किया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर। याद रखिएगा कि AICTE जो है इसने अभी हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन जिसका नाम कवच 2023 है इसका शुभारंभ किया। देखिए AICTE के जो उपाध्यक्ष हैं अभय जेरे, इन्होंने हाल ही में बताया कि कवच 2023 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटना है। और 23वां प्रश्न की भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है ये हाल ही में खबरों में रहा, ये किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। देखिए भारतीय सेना का अनुच्छेद 93 याद रखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बयाली में सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर जो है नोटिस भी जारी किया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 24वां की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू
अवशेष विधेयक जारी किया? तो देखिए ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक को जारी किया गया है भारत के खान मंत्रालय के द्वारा। देखिए मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और इस प्रस्तावित कानून में भू विरासत स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव से संबंधित प्रावधान है और इसका उद्देश्य इन साइटों के बारे में अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133(a) का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपने बीबीसी का नाम सुना होगा जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, वैसे तो ये भारत के खिलाफ ही न्यूज़ जारी करता है कि भारत में ये है, भारत में गंदगी है, भारत की नदियाँ गंदी हैं, मतलब भारत के लोग गंदे हैं। तो बीबीसी का काम यही है। तो सरकार ने कहा चलो तुम हमारे अंदर उंगली कर रहे हो तो हम तुम्हारे पीछे डंडा करते हैं और तुम्हारे पीछे डंडा करेंगे हम आईटी एक्ट की धारा 133(a) के तहत। देखिए आईटी विभाग ने हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के कार्यालयों में जो है धारा 133(a) और आईटी अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण किया और ये जो अधिनियम है ये आईटी विभाग की छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए जो है सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। मतलब जो आईटी विभाग है इसको जो है अधिकार देता है कि आप जाओ और देखो कि जो आपका ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी है, इस टाइप की कंपनियां जो है ये क्या जानकारी हमसे छिपा रही हैं। तो ये पावर मिलता है जो है आईटी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत धारा 133(a) के अंतर्गत। और देखिए बीबीसी की बात करें तो इसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी और इसके संस्थापक हैं जॉन रेट और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और जो चीज़ मैंने आपको बताई, देखिए डोनेशन थोड़ा सा जो भी हो आपकी मतलब कैपेसिटी हो, जो भी कैपेसिटी हो वो आप कर सकते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये मेरा यूपीआई नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के सभी छूटे मतलब इसके पहले के सभी छूटे हुए प्रश्नों को कलेक्ट करके। जय हिंद।